Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. Let's see, आज हम कौन से आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज शिफ्ट मेथड के बारे में, जो कि एंशिएंट इंडिया की मेथड है। नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट दी हाई कोर्ट एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट का डिले। साथ ही हम समझेंगे किस तरीके से क्लाइमेट चेंज नई नई डिसीज़ को यहाँ पर लेकर आ रहा है। नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रोबायोम रिसर्च। इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं जो इस पूरे आर्टिकल में हमें क्लियर होंगे। माइक्रोबायोम क्या है, उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के बारे में, और यहाँ पर हम समझेंगे इंडिया और यूएसए की एक बायलैटरल एक आर्मी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के बारे में। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट दी हाउ हाई सॉल्ट इनटेक इन इंडिया इज लीडिंग टुवर्ड्स दी डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस। और लास्टली हम समझेंगे एंजल टैक्स, एंजल इन्वेस्टर एंड सीड फंडिंग्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट आर्टिकल इज ऑल अबाउट। देखिए, बात की जा रही है इंडिया की एंशिएंट स्टेज्ड शिप मेथड के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने, पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया है, जहाँ पर एंशिएंट मैरीटाइम जो हेरिटेज है, जिसे हम होडी इनोवेशन बेस्ड गोवा में जो है, इसके साथ मिलकर इंडियन नेवी इंडिया के एंशिएंट जो स्टेज्ड शिप मेथड होती है उसको शुरू करने वाला है। स्टेज्ड शिप मेथड की अगर हम बात करें तो इसे तकाई आर्ट भी बोला जाता है, जो कि लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको इंडियन नेवी इसमें रिस्पॉन्सिबल देखने मिलेगी, जो इसकी डिज़ाइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, सेलिंग के लिए काम करेगी। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पर एक फुल फंडिंग के रूप में काम करेगा, पूरा फंड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आगे बढ़ने के पहले आपको समझ लेना चाहिए आखिर ये स्टेज्ड शिप मेथड है क्या। देखिए, ये जो स्टिच्ड शिप मेथड है, अगर हम इसकी बात करें, तनकाई आर्ट की बात करें, तो ये इंस्पायर हुआ है अजंता की, प्रेजेंट डे जो अजंता की गुफाएं हैं हमारी महाराष्ट्र में, उससे। यहाँ पर ये जो पहली शिप बनाई जाएगी इस मेथड का यूज़ करते हुए, ये आपको देखने मिलेगी इंडोनेशिया बाली से। इंडोनेशिया बाली और उड़ीसा के बीच में ये यहाँ पर ट्रैवल करेगी। ओके, लगभग 21 मीटर बड़ी आपको शिप देखने मिल जाएगी, जिसको बनाने के अंदर पूरे नेचुरल चीज़ों का, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नेचुरल रेजिन्स का, ऑयल्स का, रोप्स का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। इट इज़ दी स्टिच्ड शिप मेथड। अब देखिए, पूरी चीज़ों की अगर हम बात करें तो इंडिया की अपनी एक एज ओल्ड हिस्ट्री रही है। बात करेंगे अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो तब से लेके आज तक इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा रिच रही है। सो ये पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है, ये इंडिया के एक ट्रेडिशनल और एंशियंट जो आर्ट है, जो हिस्ट्री है, उसको रिवाइव करने के बारे में है। ऐसे में जो ट्रेडिशनल शिप राइटर हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं बाबू शंकरन, ये यहाँ पर वुड्स को एक प्लैंक का शेप देंगे ट्रेडिशनल स्टीमिंग मेथड के द्वारा, और यहाँ पर एक हल शेप दिया जाएगा। लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, इन सारे प्लैंक्स को यहाँ पर एक साथ स्टिच किया जाएगा, कॉर्ड्स, रोप्स की मदद से इनको सील किया जाएगा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कोकोनट फाइबर, रेजिन एंड फिश ऑयल। और यही पूरी चीज़ इसको एक नया वे प्रोवाइड करेगी, जिसे हम स्टिच्ड शिप मेथड बोलते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो पूरा वोयाज है, ये यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का दिन, जो कि सिग्निफिकेंट हिंदू फेस्टिवल होता है, ये यहाँ सेल करेगा फॉर बाली इंडोनेशिया फ्रॉम दी उड़ीसा। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ के बारे में बात करना है, विच इज़ दी स्वर्ण बोट कंस्ट्रक्शन। देखिए, स्वर्ण बोट कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो टेक्निक है, इसकी रिच हिस्ट्री रही है, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंटली देखने के लिए मिल जाएगी। कारण क्यों? जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हैं, 40 से भी ज़्यादा मीटर एक लंबी फ्यूनरी बोट जो है, चाहे आप इजिप्ट में बात करेंगे,
उसके बाद अगर आप फिनलैंड, रशिया, कैरेलियन, एस्टोनिया की भी बात करेंगे तो इन सभी में आपको स्विन बोट कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा। और इस सब का इम्पोर्टेंस क्यों हो जाता है, देखिए ये जो पूरे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे आप स्विन बोट कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, आप तनकाई मेथड की बात कर लें, ये सभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोजेक्ट मौसम है उसके साथ अलाइन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मौसम जो है ये इंडिया का एक रिस्पॉन्स है चाइना के मैरीटाइम सिल्क रोड को लेकर। इंडिया यहाँ पर उम्मीद कर रहा है कि प्रोजेक्ट मौसम की मदद से ये क्या कर सकते हैं, इंडिया का जो खोया हुआ रिच हेरिटेज और कल्चर है उसको वापस लेकर आएंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं आखिर प्रोजेक्ट मौसम है क्या। देखिए, प्रोजेक्ट मौसम की शुरुआत करी थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन इंडिया ने। यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा मैं बात करूँ, ये इंडिया का एक रिस्पॉन्स था चाइना के मैरीटाइम सिल्क रोड को लेकर। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन किया गया इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट विद द सपोर्ट फॉर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द नेशनल म्यूजियम के द्वारा। ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर एक ट्रांजिशनल जो रूट रहा है हमारे रिच प्रोमिनेंट हेरिटेज कल्चर का, उसको यहाँ पर शोकास करेगा। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आपको यहाँ पर एक ट्रेडिशनल जो रूट रहा है हमारा मैरीटाइम रूट, वो इसका इम्पोर्टेंस बताता है। साथ ही ये हमारे नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को भी बताएगा। अगर हम प्रोजेक्ट मौसम के और डिटेल में जाएं तो इंडिया ने इसको 38th वर्ल्ड हेरिटेज सेशन, जिसे दोहा कतर में किया गया था 2014, उसमें लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट मौसम की बात करें तो ये इंडिया के जो मॉनसूनल पैटर्न है, कल्चरल रूट क्या रहे हैं, मैरीटाइम लैंडस्केप क्या रहा है और इंडियन ओशन रीजन की क्या खासियत रही है उस पर पूरा ध्यान देता है। इनफैक्ट इसका मुख्य उद्देश्य इंडिया की जो मॉनसूनल विंड है वो किस तरीके से एक इंटरेक्शन क्रिएट करती है इंडियन ओशन में, किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ नॉलेज सिस्टम हमें देखने मिलेगा, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर देखने मिलेंगी, उसको भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पर काम करेगा। मैक्रो लेवल पर अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ये कम्युनिकेशन को एनहांस करने के लिए, इंडियन ओशन की जितनी कंट्रीज़ हैं एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए और कल्चरल वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए काम करेगा। वहीं माइक्रो लेवल पर अगर हम बात करें तो इसका मेजर फोकस जो है वो नेशनल कल्चर या जो हमारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने की बात कर रहा है। सो इस प्रोजेक्ट में हमें बहुत सारी अलग अलग थीम्स देखने मिलेंगी, जिसके थ्रू यूनेस्को कल्चर कन्वेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ASI एक इंडिया की जो पूरी हिस्ट्री है, जो मैरीटाइम रूट है, उसको यहाँ पर प्रमोट करने का काम करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में जहाँ पर बात की जा रही है जुडिशरी, जिसके अंदर आप देखेंगे धीरे धीरे जो इम्पॉर्टेंट टैलेंट है वो यहाँ पर खोता जा रहा है। देखिए, एक ये डेटा यहाँ पर आप देखिए, जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है जजेस की वो 1114 है, वर्किंग स्ट्रेंथ 774 हाई कोर्ट में, और वैकेंसीज़ की बात करें तो आपको 340 वैकेंसीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। इन अ सिमिलर वे यू कैन सी द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक कंसर्न दिखाया है कि ये जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में डिले किया जा रहा है बेसिकली बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इसकी वजह से जो यंग टैलेंटेड माइंड्स हैं वो यहाँ से जजशिप से दूर होते जा रहे हैं। इसकी वजह से कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो गवर्नमेंट है ये कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म यहाँ पर प्ले करती हो और एक रीज़न नहीं क्लियर करती कि भाई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को आपने क्यों सेलेक्ट नहीं किया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस व्हाट इज़ हैपनिंग, जो विड्रॉवल है कैंडिडेट्स का, बेसिकली हु वर इनिशियली विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लीगल प्रैक्टिस फॉर द जजशिप, वो यहाँ पर आपको कम देखने के लिए मिलता जा रहा है। चाहे हम बात करें सीनियर एडवोकेट्स की एंड पिटिशनर की, सभी ने ये आर्ग्यू किया है कि गवर्नमेंट का सेग्रेशन यहाँ पर नेम्स फ्रॉम द कोलिजियन रिकमेंडेशन इज़ वेरी एम्बैरेसिंग एंड इट गोज अगेंस्ट द कोलिजियम डायरेक्टिव्स। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें ये समझना कि किस तरीके से जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है इन द हाई कोर्ट इन इंडिया। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्टिकल 217 कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद
the Chief Justice of India, and the Governor of the state. In case of the appointment of the judge other than the Chief Justice of the High Court in is consulted. अगर हम इस पूरे कंसल्टेशन प्रोसेस की बात करें तो देखिए, जब भी वैकेंसीज होती हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट यहाँ पर अपने कॉलेजियम को अडॉप्ट करता है। इस कॉलेजियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, अलॉन्ग विथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस। यहाँ पर एक फैक्टर क्रिएट किया जाता है, ये सीनियर जजेस को देखते हैं, सूटेबल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद इनकी सीनियरिटी, कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी या दूसरे रिलेवेंट क्राइटेरियाज को भी देखा जाता है। नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, यहाँ पर एक प्रपोजल तैयार किया जाता है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पर कंसल्ट करते हैं विद द 2 सीनियर मोस्ट जजेस। अपने इनका ये कॉलेजियम होता है और इस रिकमेंडेशन को यहाँ पर सेंड कर दिया जाता है to the chief minister who advised the governor to send the proposal to the union law minister. Now what usually happen कि ये जो selected कैंडिडेट्स हैं या जो रिकमेंडेशन है कॉलेजियम का, यहाँ पर इसे फॉरवर्ड करेंगे सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बहुत सारे सीनियर जजेस देखने मिल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। ये यहाँ पर इस कॉलेजियम को एवेल्युएट करेंगे, कुछ रिकमेंडेशन देंगे, अप्रूव या रिजेक्ट भी कर सकते हैं और फाइनली इसे यहाँ पर गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाता है। अब जो अप्रूवल है, जो रिकमेंडेशन है जिसे यहाँ पर भेजा गया था, इसका यहाँ पर कंसल्टेशन होता है। गवर्नमेंट यहाँ पर एक ओपिनियन देती है टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड मे कंसल्ट द अदर जजेस इफ नेसेसरी। इट कैन नॉट रिजेक्ट द रिकमेंडेशन विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न। बट यहीं पर यहाँ सबसे बड़ा हमें एक ड्रॉबैक देखने मिलेगा कि जो मेजर रीज़न्स हैं वो यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं। और देखिए, इसी के बाद गवर्नमेंट का क्या इनटेक है, उसके बाद फाइनली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं ये अपॉइंट कर देते हैं जजेस को। अब एक बार यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपॉइंट हो गया तो वो अपनी जो एज है विच इज़ टिपिकली 62 फॉर द हाई कोर्ट एंड 65 फॉर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तब तक यहाँ पर ये रह सकते हैं। अगर हम इनके रिमूवल की भी बात करें तो जो इम्पीचमेंट हाई कोर्ट का है वो बिल्कुल सिमिलर है आपका सुप्रीम कोर्ट का। बेसिकली हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इनको हटाया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सो this is how we are talking about the High Court judges and their appointment. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात कर रहा है कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से नई नई डिसीज़ेज़ हमें देखने के लिए मिल रही हैं। देखिए, IPCC ने अपनी विच इज़ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, इन्होंने अपनी एक नई रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करी है। इन्होंने हाईलाइट किया है कि किस तरीके से जो बदलता हुआ जलवायु है, जो क्लाइमेट चेंज हमें देखने मिल रहे हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शियस डिसीज़ बढ़ती जा रही हैं। बेसिकली यहाँ इस पूरे आर्टिकल में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है बिटवीन द क्लाइमेट एंड द डिसीजेज़। अगर हम इसके कुछ की हाइलाइट्स के बारे में यहाँ पर समझें तो आप देखिए किस तरीके से मॉनसून सिस्टम पूरी तरीके से अचानक से बिगड़ गया है और आपने अचानक से देखा होगा कि डेंगू के केसेस आपको इंडिया और बाकी दूसरी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में लगातार देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, जो मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है बेसिकली जैसे डेंगू हैं, मलेरिया हैं, ये ट्रेडिशनल सीजनल पीक को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे। अब कभी भी आपको अचानक से टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी के चेंज होते साथ ही इस तरीके की बीमारियाँ देखने के लिए मिलेंगी। इन जनरल हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन या ह्यूमिडिटी में चेंज होने से जो ट्रांसमिशन साइकिल है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिसीजेस और वैक्टर्स का, वो यहाँ पर लगातार चेंज हो गया है। नॉट अलोन दिस बट हीट भी यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा होगी या कम होगी तो उसकी वजह से जो पैथोजेंस हैं इनका जेनोमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, विच विल अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इनकी एक
इफ़ेक्टिविटी आपको देखने मिल जाएगी या ओवर इफ़ेक्टिवनेस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट एक और फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, विच इज़ दी हैबिटेट लॉस। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखेंगे लगातार जो एनिमल्स है, बारिश कम होगी, बारिश कम हो रही है, पेड़ पौधे कम है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर ह्यूमन टेरिटरी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। ओके और इसकी वजह से ना केवल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, बट आप ये देखेंगे ऐसी बहुत सारी डिसीज़ भी बढ़ती जा रही हैं जो एनिमल के थ्रू ह्यूमन तक आ सकती हैं। विच मीन्स ऐसी बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं जो यूजुअली शायद एनिमल्स को हार्म नहीं कर सकती, बट वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी इस समय हम निपा वायरस का देख रहे हैं, विच हैज़ बीन आउटब्रोकन इन केरला। अगर हम यहीं पर दूसरे एस्पेक्ट में बात करें तो क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम भी हैं अदर देन द इन्फेक्शियस एजेंट जो कि ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीजेज भी हैं जो हमारे क्लाइमेट पैटर्न पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, नॉट अलोन टू द ह्यूमन, बट जो हमारा एनवायरमेंटल है, जो हमारा फूड है, जो वाटर है, वो भी यहाँ पर कंटामिनेट होता जा रहा है। रिजल्ट इनटू ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज की वजह से एक अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ वल्नरेबिलिटी क्राइसिस हमें इंडिया में देखने के लिए मिल रहे हैं। नॉट अलोन इन इंडिया, इसी तरीके के क्लाइमेट शिफ्ट की वजह से अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश और बांग्लादेश में भी इसी तरीके के इंसिडेंट हमें देखने के लिए मिले हैं। अलॉन्ग विद दैट आप देखेंगे यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात की जा रही है, विच इज़ दी इन्वेजिव स्पीशीज़। आपको पता है इन्वेजिव स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह से नहीं होते, दूसरी जगह से आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए बाढ़ है, बाढ़ की सहायता से कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं लगते, लेकिन उनका सेडिमेंट बह के दूसरे इलाके में आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन, जो उस पर्टिकुलर जगह का इकोसिस्टम है, ये इन्वेजिव स्पीशीज़ उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। रिजल्ट इनटू आप देखिए एक अलग तरीके का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमारे सामने देखने के लिए मिल जाएगी। आगे अगर हम बात करें सो सर्वेलेंस और इमर्जिंग डिसीजेस अगर हम देखें तो इंडिया में इस तरीके की पिछले 2 दशकों में आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ताकि एक वेब इनेबल्ड सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया जा सके और रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सके इमर्जिंग डिसीजेस की। हालांकि ये तभी पॉसिबल है जब हमें प्रिडिक्शन पता हो कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में एक पर्टिकुलर डिसीज़ होती है, लेकिन जिस तरीके से टाइमलाइन डिसीजेस का यहाँ पर चेंज हो रहा है, उनको प्रेडिक्ट यहाँ पर करना थोड़ा इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। नाउ यहाँ पर अब बात की जा रही है इंडिया के एक यूनिफाइड अप्रोच के बारे में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फोकस दिया गया है कि इंडिया को अब दे मस्ट लॉन्च वन हेल्थ प्रोग्राम। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लाने की ज़रूरत है जहाँ पर डेटा शेयरिंग किया जा सके, क्लैरिटी ऑफ डेटा हो, एनिमल हस्बेंड्री का इन्वॉल्वमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि पब्लिक हेल्थ को लेकर जितना भी कोलैबोरेशन है, एक रोबस्ट मैकेनिज्म और एक सर्विलेंस यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। तो चलिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं वन हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। देखिए वन हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये एक ग्लोबल अप्रोच है जिसके अंदर एक बैलेंस ऑप्टिमाइजेशन करने की बात की जा रही है, एक कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन क्रिएट करने की बात की जा रही है बिटवीन पीपल, बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। बोला जा रहा है अगर तीनों चीज़ें यहाँ पर एक ही फेज़ में रहेंगी, तीनों के अंदर एक कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हमें देखने मिलेगा, तो किसी भी तरीके की बात नहीं होगी। सपोज़ आप एनिमल्स की हेल्थ को ध्यान रखेंगे, आप एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे, बारिश अच्छी होगी, यहाँ पर जो फीड कर रहे हैं एनिमल्स वो अच्छे होंगे। इसके अलावा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आपको नहीं देखने मिलेगा। सो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये ट्राइप्रेट्रेट प्लस अलायंस, जिसके अंदर आपको FAO,
वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और WHO, तीनों यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस विच इज़ द FAO, आपको साथ ही यहाँ पर WHO विच इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल OIE विच इज़, एंड अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ पर देखेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन सभी ने यहाँ पर बात की है कि एक वन हेल्थ प्रोग्राम लाने की आवश्यकता है ताकि प्रिवेंट किया जा सके जूनोटिक डिसीज़ेस का। जूनोटिक डिसीज़ेस आपको पता है यहाँ पर क्या होती हैं, एनिमल्स से लोगों तक पहुँचती हैं। फूड सिक्योरिटी यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सके, जो AMR इन्फेक्शंस हैं उनको यहाँ पर कम किया जा सके, और ना केवल ह्यूमन हेल्थ की इम्पॉर्टेंस की बात की जा रही है बट एनिमल हेल्थ को भी इम्प्रूव किया जा सके। एंड विद दिस कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, एक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी की भी बात यहाँ पर की जा रही है। अलॉन्ग विद दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन। वन हेल्थ की अगर हम दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो जो 60% पैथोजेंस हैं दे usually causes human diseases which are basically originated from where domestic animals or the wildlife। इसी के कारण एक जो बैलेंस है इसको क्रिएट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो वन हेल्थ एक जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन है जिसे लॉन्च किया गया था क्वाड पैट्रिएट ऑफ द FNO, UNEP, WHO एंड द OIE। इसको यहाँ पर बात किया जा रहा है कि 2022 से लेके 26 तक हमें एक ग्लोबल, रीजनल और कंट्री लेवल पर एक हेल्थ चैलेंजेस जितने भी हैं इनको यहाँ पर ख़त्म करना है। ऑलराइट, चलिए नेशनल वन हेल्थ मिशन को भी आप यहाँ पर समझ लेंगे। आई वांट कि आप इसको यहाँ पर याद करें। नेशनल वर्ल्ड हेल्थ मिशन क्या बात कर रहा है कि हमें पैंडमिक के लिए प्रिपेयर होना है, जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स की बात करनी है, एक रूटीन प्रिजर्वेशन प्रोग्राम लाना है और डिसीज सर्वेलेंस की भी यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। देखिए आर्टिकल में बहुत सारी मिथ्स को यहाँ पर ख़त्म किया गया है रिलेटेड विद द माइक्रोबायोम रिसर्च। ठीक है, एक यहाँ पर रिसर्च की गई है नेचर माइक्रोबायोलॉजी चैलेंज ने बहुत सारे जो मिथ हैं और मिसकंसेप्शन हैं रिलेटेड विद द ह्यूमन माइक्रोबायोम, उनको लेकर बहुत सारे जो हमारे मिथ्स से उनको दूर किया है। इन मिथ्स को हम दूर करेंगे, समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा जानना ज़रूरी है कि आखिर ये माइक्रोबायोम्स होते क्या हैं। सो माइक्रोबायोम्स को यूजुअली हम बात कर सकते हैं कि ये कम्युनिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिसके अंदर आपको बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, आर्किया और दूसरे माइक्रोब्स देखने मिल जाते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये जो टर्म है माइक्रोबायोम, इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की चर्चा करने के लिए जो एक मनुष्य के शरीर के अंदर रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोल देते हैं, ह्यूमन माइक्रोबायोम। इनके अंदर यूजुअली आप बात करेंगे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी स्किन के अंदर हैं, हमारे माउथ के अंदर है, हमारे गैस्ट्रोटेंशियल ट्रैक्ट के अंदर है या दूसरे बॉडीली सिस्टम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली ये ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे खाना डाइजेस्ट करने की बात हो या फिर बहुत सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के सिंथेसाइज करने की बात हो। ओके, चाहे ह्यूमन बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करना हो या फिर हार्मफुल पैथोजेंस के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हो, यही माइक्रोबायोम्स हमारी मदद करते हैं। तो या तो इनका आपको एक इम्बैलेंस अगर देखने के लिए मिल सकता है, बैलेंस देखने के लिए मिल सकता है, या डिसरप्शन, और इसकी वजह से बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी में आपको कंडीशंस या डिसीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका है पहले माइक्रोबायोम क्या है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड and discuss one each and every single myth one by one. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं द एज ऑफ द फील्ड, ह्यूमन बाइक्रोम आउट नंबरिंग ह्यूमन सेल्स की बात की जा रही है। देखिए कॉमन बिलीफ यहाँ पर मानी जाती है कि जो माइक्रोब्स हैं ह्यूमन बॉडी में दे आउट नंबर ह्यूमन सेल्स 10 to 1, बट रियलिटी में 2016 की अगर हम स्टडी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है
कि it basically estimated what that reference man weighing 17 kg has 38 trillion bacterial cells and 30 trillion human cells which is debunking 10 to the 1 ratio. दूसरी बात यहाँ पर की जा रही है एक कॉमन बिलीफ. ओके, कॉमन बिलीफ यहाँ पर क्या बोलती है कि भाई ये जो माइक्रोबायोम रिसर्च है ये बिल्कुल एक नया फील्ड है, बट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि जब आप गट बैक्टीरियाज की बात करते हैं या दूसरे बैक्टीरियाज की बात करते हैं जिनके बहुत ही पोटेंशियल बेनिफिट हमें देखने मिले हैं, उनकी जानकारी हमें लेट 19th और 20th सेंचुरी में भी देखने को मिलती है. तीसरा यहाँ पर मिथ बात कर रही है कि जोशुआ लीडबर्ग के बारे में. ठीक है, देखिए जोशुआ लीडबर्ग को यूजुअली क्रेडिट कर दिया जाता है कि इन्होंने नेम किया है माइक्रोबायोम रिसर्च फील्ड को 2001 में. रिसर्चर्स ने यहाँ पर टर्म जो है माइक्रोबायोम मॉडर्न फॉर्म में इसको 1988 में ही यहाँ पर इसको करना शुरू कर दिया था. तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है वेट की. ह्यूमन माइक्रोबायोटा का जो वेट है उसे यूजुअली माना जाता है कि ये 102 किलोग्राम का है, बट रियलिटी में जो एक्चुअल वेट अभी यहाँ पर सामने आया है 2016 की स्टडी के बाद, इट इज़ ओनली 200 ग्राम, विच मीन्स ह्यूमन बायोटा का जो वेट है वो केवल आपको 200 ग्राम देखने के लिए मिलेगा. एक और मिथ हमें यहाँ पर देखने मिलती है कि मदर ट्रांसमिट देयर माइक्रोबोम्स टू देयर चिल्ड्रन एट बर्थ, लेकिन रियलिटी में अगर हम बात करें कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं बर्थ के समय, जो यूजुअली एक स्मॉल फ्रैक्शन क्रिएट करते हैं किसी इंडिविजुअल में, लेकिन हर एडल्ट जो है उनका अपना एक यूनिक माइक्रोबायोटा कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने के लिए मिलता है, विच मीन्स एक स्मॉल नंबर तो मदर के थ्रू यहाँ पर आ सकता है लेकिन लार्ज नंबर नहीं आ सकता. हर एक बच्चा, हर एक जो एडल्ट होता है वो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है अपने एडल्टहुड की तरफ जाता है तो उसका अपना एक यूनिक माइक्रोबायोटा हमें देखने के लिए मिल जाता है. नेक्स्ट यहाँ पर एक और बात की जा रही है कि यूजुअली अनडिज़ायरेबल जब माइक्रोबायल कम्युनिटीज़ यहाँ पर होती हैं, ह्यूमन सेल्स यहाँ पर मीट करते हैं तो बहुत सारी डिसीज़ेज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं. जबकि रियलिटी क्या है कि वेदर अ माइक्रोब इज़ गुड और बैड डिपेंड्स ऑन वेरियस कॉन्टेक्स्ट. पहली बात, ओके, बहुत सारे लोग बैक्टीरिया जैसे कॉलिस्ट्रीडियम यहाँ पर लेकर चलते हैं विच इज़ डिफिसाइल विदाउट डिसीजेज़, और इनको पूरी लाइफ टाइम आप देखेंगे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती. ओके, बिकॉज ऑफ देयर ओन इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम. सेवेंथ की अगर हम बात करें तो एक फ्रीमीक्यूट्स बैक्टीरियोडाइट्स रेशियो एंड ओबेसिटी की बात करी जा रही है. यूजुअली ओबेसिटी को लिंक किया जाता है दो बैक्टीरियल फाइल से जिसका नाम होता है फ्रीमिकर्टस एंड बैक्टीरियोराइडिस, लेकिन रियलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ब्रॉड फाइलम लेवल कंपैरिजन को यहाँ पे कॉन्डिफेंटली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि क्या इफ़ेक्ट्स होंगे ओबेसिटी के इसके ऊपर. और यहाँ पर ये भी चीज़ क्लियर की गई है जो ये फाइलम है ये एक ग्रुप है विद इन अ किंगडम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गन ऑन द फाइल. A phylum comprises classes, then there are orders, family, genuses, and finally species. Even within the bacterial, there are several strains. They behave very differently from one to another. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और बात की जा रही है कि डिफरेंट जो माइक्रोब्स हैं इन दी माइक्रोबायोम दे आर फंक्शनली रेड्यूटेंट. ओके, लेकिन रियलिटी में कुछ फंक्शंस यहाँ पर शेयर भी हो सकते हैं लेकिन दूसरे फंक्शंस स्पेसिफिक हो सकते हैं केवल एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज़ के साथ. नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि जो सीक्वेंस होता है माइक्रोबियल डीएनए का ये अनबायस होता है, लेकिन रिसेंट स्टडी ने बताया है जो सीक्वेंस है इट कैन इंट्रोड्यूस बायसेस एट वेरियस स्टेजेस एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द डेटा एनालिटिक्स. नेक्स्ट बात करें तो एक स्टैंडर्डाइज मेथड की यहाँ पर बात की जाती है कि अलग अलग माइक्रो बायोम की स्टडीज़ के लिए एक स्टैंडर्डाइज मेथड होना ज़रूरी है, लेकिन रियलिटी में देयर इज़ नो मैथोलॉजी विच इज़ परफेक्ट.
एक यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टडी को लिमिट कर देगा। लास्टली अगर हम बात करें तो यहाँ बात की जा रही है कि एक कॉमन बिलीफ है दैट माइक्रोब्स फ्रॉम द ह्यूमन माइक्रोबायोम आर चैलेंजिंग टू ग्रो इन दी लैब। लेकिन 1970 में कुछ इस तरीके के एफर्ट किए गए थे जहाँ पर माइक्रोबायोम स्पीशीज़ को यहाँ पर लैब्स में बढ़ाने के बारे में बात की जा रही थी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं इंडो पैसिफिक रीजन की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पर हो रही है, विच इज़ दी इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस। देखिए, इंडो पैसिफिक लगातार चर्चा में बना हुआ होता है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने यहाँ पर एम्फसाइज किया है इस पूरी मीटिंग में कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये केवल नेशन का एक कलेक्शन नहीं है, बट एक वेब इंटरडिपेंडेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली जो मैरीटाइम चैलेंजेस हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये केवल और केवल किसी समुद्र तक सीमित नहीं रह जाते, किसी ओशन तक सीमित नहीं रह जाते हैं, बट किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की अगर आप बात करें तो एक किसी देश की बात करें तो उनकी सिक्योरिटी और सोवरेनिटी की भी यहाँ पर बात की जाती है। और स्पेशली यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इनडायरेक्ट पॉइंट आउट किया गया है वो है चाइना का लैंड रिक्लेमेशन की एक्टिविटीज़ जो वो साउथ चाइना सी में करता हुआ आ रहा है। साथ ही अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो 13वीं इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस है ये है क्या। देखिए, ये जो 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस है ये एक बायएनियल इवेंट है जो यूजुअली चीफ और आर्मीज जो होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, दोज हु आर बेसिकली रिलेटेड टू द इंडो पैसिफिक रीजन, दे केम टुगेदर एंड दे पार्टिसिपेट इनटू दिस। यूजुअली 30 कंट्री के आर्मी चीफ्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। हालांकि इस पूरी मीटिंग में केवल 20 कंट्री से ही सिक्योरिटी जो चीफ हैं, जो आर्मी चीफ्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हुए थे। सो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन सारी कंट्रीज़ के लिए कि ये अपना प्रोस्पेक्ट क्या है, थ्रेट्स क्या हैं, क्या प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हैं या क्या चैलेंज है, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस कर सकें। और इसी के साथ यहाँ पर एक और चीज़ को हाईलाइट किया गया है विच इज़ दी युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। आपको बहुत छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि 19वां एडिशन इंडिया यूएस बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, उसको यहाँ पर स्टार्ट किया जा चुका है इन दी अलास्का। मेजर फोकस यहाँ पर है एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो माउंटेन रीजन्स में और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जो हो सकते हैं अंडर द यूनाइटेड नेशन मैंडेट, उसको यहाँ पर कंप्लीट करना और एक शेयरिंग और एक स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ का आपस में लर्न करना। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए यहाँ पर ICMR, ठीक है, विच इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिवील करा है कि इंडिया का जो सॉल्ट इनटेक है अगर आप देखेंगे इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। यूजुअली अगर आप बात करेंगे तो WHO का जो रिकमेंडेड डोज है डेली इनटेक है इट इज़ ओनली 5 ग्राम पर डे, लेकिन इंडिया में ये जो इनटेक है ये बढ़ के हो चुका है 8 ग्राम। अगर हम इस सर्वे की बात करें तो यूजुअली जो मेंस हैं इंडिया में वो विमेंस के मुकाबले में ज़्यादा जो नमक है उसका यहाँ पर कंजम्पशन कर रहे हैं। यूजुअली मेंस इन इंडिया आर कंज्यूमिंग एवरेज 8.9 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर डे। वहीं विमेंस की अगर आप बात करेंगे तो दे आर कंज्यूमिंग 7.1 ग्राम पर डे। ये जो सॉल्ट का इनटेक है स्पेशली ये आपको रूरल एरियाज़ में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा कंपैरेटिव टू दी अर्बन एरियाज़ विच इज़ नॉट गुड। कारण क्यों? इस स्टडी से ये भी पता चला है कि जो ओवरवेट है और ओबेसिटी है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्ट इनटेक। और इसकी वजह से आप देखेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज़ या दूसरी हाइपरटेंशन जैसी बड़ी चीज़ें या ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। कारण क्यों? देखिए ICMR ने एक और चीज़ को हाईलाइट किया है कि यूजुअली लोगों को किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है, दे आर वेरी लेस अवेयर कि क्यों भाई नमक कम खाना चाहिए या क्या इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में कोई आइडिया किसी को नहीं है। चलिए
डिटेल में बात कर लेते हैं आखिर सॉल्ट है क्या, इसके क्या थ्रेड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। कॉमन सॉल्ट जिसे हम यूजुअली टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला NaCl आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एक मिनरल है जो कि यहाँ पर इसेंशियल ह्यूमन हेल्थ यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, खाने को प्रिजर्व करने की बात करें या फिर हम एक टेस्ट की बात करें और दूसरी कुछ डिसीजेज हैं उनसे बचाने का भी काम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली कॉमन सॉल्ट में आपको इक्वल प्रपोर्शन देखने मिल जाता है सोडियम और क्लोराइड का, विच आर इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे हम फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें या फिर हमको यूजुअली एनर्जी देने की बात करें। लेकिन सोडियम जहाँ एक एसेंशियल एलिमेंट है हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, वहीं इसका एक्सेसिव कंजम्पशन हमें बहुत सारे हेल्थ रिस्क की तरफ लेकर जा सकता है। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर जैसे हाइपरटेंशन बढ़ी हुई आपको देखने मिल जाएगी, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस भी देखने के लिए मिलेंगी। आगे अगर हम बात करें इसी तरीके से, तो आयोडाइज सॉल्ट, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं इंडिया के अलावा जिनके अंदर आयोडीन अगर आप देखेंगे तो उसकी कमी यूजुअली आपको डेफिशिएंसी देखने मिल जाएगी, जिसकी वजह से गॉइटर जैसी समस्या और बाद में अगर आप देखेंगे तो थायराइड जैसी समस्या देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे में इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ में जो सॉल्ट है अगर आप कभी देखेंगे तो आयोडीन युक्त नमक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। अदर देन दैट आपने आजकल सुना होगा डाइट में बहुत ज़्यादा फेमस है यूजुअली जो लोग करते हैं, हिमालयन सॉल्ट की बात कर लें, सी सॉल्ट की बात कर लें, कॉमन सॉल्ट जो आप खा रहे हैं, या इंडिया में आपको आयोडाइज सॉल्ट, ये सारी चीज़ें आपको कॉमन देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं सेंटर ने यहाँ पर प्लान किया है कि ये जो अपने एंजल टैक्स है इसको यहाँ पर ईजीफाई करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न यहाँ पर किया था एंजल टैक्स का, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है जो स्टार्टअप्स को यहाँ पर मिलती है बाय द नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर, यहाँ पर इसके अंदर कुछ चेंजेस लाने की बात कही है। ठीक है, लेकिन मेजरली हमें ये नहीं समझना है कि क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं। हमारा मेजर कंसर्न होने वाला है कि आखिर एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। देखिए कोई भी एक इंडिविजुअल जो फाइनेंशियली बैकिंग करता है किसी स्टार्टअप को या किसी छोटे बिजनेस को एट अ वेरी इनिशियल लेवल, रिटर्न में वो क्या लेते हैं, आप आजकल देख रहे होंगे शार्क टैक इंडिया आता है कि भाई ठीक है हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न में आप तो हमें या तो इक्विटी दे दीजिए या फिर कन्वर्टिबल डेब्ट आप हमारे लिए दे दीजिए, करेक्ट। सो दे व्हाट दे डू, दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल, एक हाई नेट वर्थ इनकी होती है, यहाँ पर ये हाई रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं और ऐसे में किसी स्टार्टअप को एक इनिशियल लेवल पर फंडिंग करके उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आखिर एंजल टैक्स यहाँ पर क्या होता है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। देखिए एंजल टैक्स की बात करें सो यूजुअली ये टर्म है जो कि एक इनकम पर जनरेट की जाती है विच इज़ टैक्स पेबल ऑन कैपिटल विच इज़ रेज्ड बाय द अनलिस्टेड कंपनी via issue of shares where the share price is seen in excess of their fair market value of share holding। यूजुअली अगर हम इस टैक्स की बात करें तो ये एंजल इन्वेस्टर के ऊपर लगाया जाता है 2012 में। 2012 के यूनियन बजट में पहली बार देन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं या फंडिंग को लेकर जो इसी इश्यूज होते हैं उसको यहाँ पे कब करने के लिए यहाँ पर एंजल टैक्स को लेकर आया गया और एंजल टैक्स को यहाँ पर सेक्शन 56 सब क्लॉज 2 में यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट में यहाँ पर लगाया गया, ओके, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर कर्व किया जा सके। चलिए इसी के अलावा एक और टर्म समझ लेते हैं कि सीड फंडिंग क्या होती है। सीड फंडिंग एक सीड कैपिटल की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, एक अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट होता है जो यूजुअली किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस में किया जाता है। बेसिकली सीड फंडिंग की यहाँ पर बात होती है ताकि किसी भी कंपनी को उसका एक जो सिक्योर पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने के लिए मदद की जा सके। ओके, जितनी अर्लीस्ट स्टेज में यहाँ पर की जाएगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें, मार्केट रिसर्च, प्रोटोटाइप्स के लिए यहाँ पर जो फंडिंग की जाती है इसी को सीड फंडिंग बोलते हैं। आई वांट कि आप सभी यहाँ पर इंडिया का एक इनिशिएटिव है विच इज़ स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम,
इसको डिटेल में पढ़ें। चलिए, सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मूव करते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की तरफ। ये आज के 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिसके आंसर आप हमारी वेबसाइट rawsacademy.in पर दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।